हमारी बीजेपी सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। कोरोना के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पर जितनी भी नियम लागू किए इन्होंने, जब भी बंद किया सबसे पहले स्कूल बंद, बच्चे बंद। 3 साल में बिल्कुल स्कूलों को इन्होंने पढ़ाई का सत्यानाश किया है। बाकी अब स्कूल बहुत संभले हैं और पढ़ाई का स्तर चढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। बाकी रही बात मेरी, लोग कई बार ये कह देते हैं भाई पहले ज़्यादा मेहनत करते थे अब कम मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है। आज मैं 58 साल का 57 साल का एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूँ, पहले 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता था। तो आज मुझे लगता है कि मैं आज ज़्यादा मेहनत, बेटर मेहनत और कम शब्दों में ज़्यादा पढ़ा पाता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के 33 साल से शिक्षा की सेवाएं दे रहे जेसीबी मॉडर्न स्कूल में। आइए बात करते हैं आजकल के शिक्षा के हालात पर। कोरोना के बाद से स्कूल की क्या स्थितियां हुई हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे और स्कूलों में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से सुधरा है, इसके बारे में भी जानेंगे स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल एस.के. शर्मा से, जो कि काफ़ी शिक्षाविद है और सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहते हैं। कोरोना के बाद स्कूल कुछ पटरी पर आए हैं। पहले ऑनलाइन क्लासों का दौर हुआ था, अब ऑफलाइन क्लासें लग रही हैं और आजकल पेपर भी चल रहे हैं और ख़ास तौर से मिशन एडमिशन भी शुरू हो गया है। आपका फोकस ज़्यादातर उसी पर है क्योंकि मिशन एडमिशन में जितने एडमिशन होंगे स्कूल तरक्की करेगा। क्या कहेंगे कि आजकल क्या पेरेंट्स की प्रतिक्रियाएँ हैं? देखो भूटानी जी, पिछले 3 सालों में बीजेपी सरकार ने शिक्षा को तो बिल्कुल बर्बाद किया है। हर पॉइंट पर जब भी कोई छोटा मोटा कोई वायरस का नाम आया टीवी में, तो इन्होंने सबसे पहले स्कूल बंद किए। ऑनलाइन कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है, बच्चे से आई टू आई कांटेक्ट होता है, वर्ड टू वर्ड कांटेक्ट होता है, वो ज़्यादा बेटर एजुकेशन होती है। ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे यहाँ नाकामयाब रहा है। हमारे गाँवों में इंटरनेट नहीं चलते, मोबाइल प्रॉपर नहीं है, पापा पर मोबाइल है या मम्मी पर मोबाइल है, बच्चे पर मोबाइल नहीं है, तो ये ऑनलाइन सिस्टम फेल रहा। पिछले 3 सालों में आर्थिक रूप से भी कुछ स्कूल हमारे पलवल के ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने ज़बरदस्ती पेरेंट्स को बहुत टॉर्चर करके पैसे लिए हैं, फीस ली है। बाकी हम जैसे लोग जो सामाजिक हैं, भाई हम स्वाभाविक अलावलपुर के पैदा हुए हैं, अलावलपुर में पढ़े हैं, एसडी कॉलेज में पढ़े हैं, यहाँ पलवल में उसी दिन से रहते हैं, यार रिश्तेदार भाई बंधु सभी यहाँ रहते हैं, तो हम लोग थोड़े दबाव में आ जाते हैं और हम लोग उतनी फ़ीस नहीं ले पाते जो यहाँ बाहर से आने वाले लोग, फरीदाबाद से आने वाले लोग सीबीएसई के नाम पर, बड़ी बिल्डिंगों के नाम पर जो बाहरी पैसा लूट लेते हैं। बाकी हम वो पैसे नहीं ले पाए, तो बहुत सारे स्कूल इस दौरान आर्थिक रूप से बहुत बर्बाद हुए हैं। बाकी रही बात अब एडमिशन की, तो मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई इसके नाम पर लुटना बंद करो। एजुकेशन एजुकेशन है, बच्चा बच्चा है। हर स्कूल के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या आगरा यूनिवर्सिटी से, जो हमारे यहाँ आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हीं के पढ़े हुए टीचर्स सभी स्कूलों में पढ़ाते हैं। वही किताब हैं, वही केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है या मैथ्स है, ये सभी इंटरनेशनल सब्जेक्ट हैं। अगर इनको अमेरिका में भी जाके पढ़ोगे तो ये वही मिलेंगी, वही जेसीबी स्कूल में है, वही यहाँ के किसी भी जो ये ब्रांडेड नाम दे देते हैं उस स्कूल में है। बाकी मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि एस.के. शर्मा ने स्कूल जो शुरू किया है, एक अध्यापक ने अध्यापन किया है, कोई बिजनेसमैन ने नहीं चलाया और ना ही आज मैं बिजनेस चला रहा हूँ। और शायद समाज का कोई भी आदमी, मेरे पास जो बच्चे पढ़ कर गए हैं, मैं आपको एक दो के नाम बता देता हूँ। आज राजीव कत्याल है, वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है, और उदयकरण भी मैंने पढ़ाया है, दीपकरण भी मैंने पढ़ाया है, डी मक्कड़ के बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, चुटानी जी के बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, जो आपके हमारे जो शहर में जिन लोगों को जानते हैं, चौधरी सुभाष के मैंग चौधरी मैंने पढ़ाया है, संजय राणा जो पार्षद है वो भी मैंने पढ़ाया है, राजू सरपंच जो बना है वो भी मैंने पढ़ाया है। ये सारे बच्चे मुझसे निकल कर गए हैं। आप एक भी बच्चे से जाकर आप एक बार ये पता कर लेना, क्या एस.के. शर्मा बिजनेसमैन है या एजुकेशनिस्ट है। मैं एजुकेशन देता हूँ बेशतन। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे 10-15 साल से लगातार चेंज हो रहा है पेरेंट्स में, सीबीएसई के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहा है बनस्पत हरियाणा बोर्ड के, क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है
आप कहते हैं कि दोनों बोर्ड एक जैसे होते हैं। माना कि सारे बोर्ड एक जैसे होते हैं, पढ़ाई एक जैसी होती है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज दूसरा होता है, एक्टिविटीज़ भी बदल जाती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सीबीएसई है, 1947 से पहले आईसीएसई हुआ करता था, अंग्रेजों का बोर्ड था। अंग्रेज अपने बच्चों को पहाड़ों में पढ़ाते थे, पहाड़ों के स्कूलों को आईसीएसई से एफिलिएशन दिलाते थे। उसके बाद सीबीएसई एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, वो केवल केंद्रीय स्कूलों के लिए था। भाई केंद्र के बच्चे जो ट्रांसफ़र होते हैं, केंद्र के कर्मचारी, उनके बच्चे कहीं जाएं तो उनको एडमिशन आसानी से मिल जाए, सिलेबस में अंतर नहीं आए। लेकिन अब सरकारों ने, पिछली सरकारों ने क्या किया है, सीबीएसई इसलिए लोग सब प्रेफर करते थे कि भाई हमारा ट्रांसफ़र अगर कहीं होगा तो हम वहाँ ऐसे कर लेंगे, सिलेबस में कोई बच्चे को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से 8-10 साल से ऐसा हुआ है कि एससीईआरटी हरियाणा में सिलेबस लगाती थी, वो बंद हो गई। अब हरियाणा में भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, दिल्ली में भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, आपके यूपी में भी एनसीईआरटी का सिलेबस है। अब सरकार ने क्या किया है, नेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कर दिया है। अब पूरे देश के अंदर एक सिलेबस चलता है, सिलेबस में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप बच्चा चाहे हरियाणा बोर्ड से लेकर कहीं जाओ या किसी सीबीएसई स्कूल से बच्चा आप अगर कहीं जाते हो, लेकर ट्रांसफ़र होता है, तो उस बच्चे के लिए कहीं भी कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले दिक्कत आती थी क्योंकि हरियाणा बोर्ड का अपना सिलेबस होता था, सीबीएसई का अपना सिलेबस होता था, तो बच्चों को परेशानी होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात लोगों का अट्रैक्शन, वो लोग ये समझते हैं कि भाई कहीं ये केंद्रीय बोर्ड है, केंद्र का है, दिल्ली से चलता है, तो कहीं ये बेटर एजुकेशन देता होगा। ऐसा ये जो कहने का ना क्वालिटी एजुकेशन है, स्टैंडर्ड है, ये जो वर्ल्ड स्कूल है या ये जो ग्लोबल स्कूल हैं या इंटरनेशनल हैं, ये पलवल के 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर कहीं भी कोई बच्चा नहीं है। सभी बच्चे हर गांव से, हर शहर से सभी स्कूलों में बच्चे हैं। ना कोई इंटरनेशनल होता है, ना कोई वर्ल्ड होता है। सिर्फ एक लोगों को, बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए सीबीएसई शब्द को इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे सीबीएसई का तीसरी का बच्चा ही आईएएस बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चे को मैट्रिक भी करनी पड़ती है, +2 भी करनी पड़ती है, कॉलेज की एजुकेशन लेनी पड़ती है, और +2 के बाद चाहे आप किसी बोर्ड से +2 कीजिए, उसके बाद आपके हर बच्चे को कॉलेज में जाना पड़ता है। कॉलेज के अंदर, कॉलेज एक समुद्र है, वहाँ जाकर बोर्ड गौण हो जाता है, बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती। वहाँ बच्चा फिर जो पढ़ता है, अब मैं आपकी इस बात पर यहाँ थोड़ी एक बात कहना चाहूँगा। यही एचडी कॉलेज है, इसी से चौधरी बीरबल पढ़े आईएएस, इसी कॉलेज से डीआईजी बुधराम डीआईजी रहकर गए हरियाणा में, वो भी इसी एचडी कॉलेज से पढ़े थे। इसी कॉलेज से ओपी शर्मा डीजीपी पंजाब रहे, गवर्नर बंगाल रहे, वो भी इसी कॉलेज के हैं। गुलाब सिंह सोरौत हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे, वो भी इसी कॉलेज से हैं, हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए हैं। देवी सिंह तेवतिया है, चीफ जस्टिस रहे। आपके इस इलाके के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके जो रहे हैं, वो सभी इसी एसडी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, हरियाणा बोर्ड के पढ़े हुए हैं। ये एक अनावश्यक रूप से लोगों ने पैसे लूटने का, स्कूलों ने जरिया बनाया है कि सीबीएसई के नाम पर वो पैसे लूटते हैं। अगर अब ये मैं डीपीएस का कह दूं, फरीदाबाद डीपीएस हरियाणा बोर्ड से कर दो, लोगों में अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। मॉडर्न विद्या मंदिर था, कभी 30 साल तक हरियाणा का नंबर 1 स्कूल रहा। मॉडर्न विद्या निकेतन था फरीदाबाद में, विद्या निकेतन 30 साल तक हरियाणा पर राज किया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया करते थे। आज उन लोगों को भी हरियाणा बोर्ड बंद करके, और उनको एड भी मिलती थी, एड बंद करके उन लोगों को सीबीएसई का स्कूल बनाना पड़ा है। केवल पेरेंट्स का जो नज़रिया बदला है, इस नज़रिए के कारण, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी 3 आईएएस पलवल से बने हैं। आप उनकी बैकग्राउंड देखो, एक ग्रीनवेल का बच्चा था, एक बच्चा जो आईएएस बना है, एक बच्चा बहिन का था जो रावत बना है, जो आईपीएस है अब कर्नाटक कैडर में, केरल कैडर में। ये सारे बच्चे जो बने हैं, ये बच्चे किसी बोर्ड से नहीं बने। एडीसी अभी मैंने अभी आपके सामने की बात है, श्री हितेश मीना जी मैंने बुलाए थे, चीफ गेस्ट आए थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने बताया था कि वो राजस्थान बोर्ड से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और आज पलवल में एडीसी आईएएस हैं। ये जो एक मानसिकता पेरेंट्स में जो बनी हुई है, इंग्लिश के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ये बच्चों का विनाश कर रहा है, नाश कर रहा है। ये बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो करिकुलर एक्टिविटी जिन्हें बताते हो, ये सिलेबस
प्लस ये इन चीज़ों से बच्चा और डिप्रेस हो रहा है और प्रेशराइज हो रहा है। ये मैं इन चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं कहता कि ये बेटर एजुकेशन है। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल वालों ने एडमिशन देने से भी इनकार कर देते हैं गरीब बच्चों को। देखो, जो बिजनेसमैन है वो तो मना करेंगे, उनके बिजनेस को हानि होती है। अब पेरेंट्स जब फॉर्म भरे जाते हैं 134 ए में या आरटीई के तहत फॉर्म भरे, टेस्ट दिया, बच्चे पास हुए, डिपार्टमेंट ने, हमारे डीओ ने और डायरेक्टर की तरफ से, हमारे निर्देशक महोदय की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इन बच्चों को ये स्कूल अलॉट किए जाते हैं। एक एक स्कूल को 80 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे पेरेंट्स की चॉइस पर वो भरे जाते हैं और उनके नंबर आते हैं। अब ये जो बिजनेसमैन स्कूल हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जिनमें चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल नहीं होते, जिनमें चेयरमैन बड़ा होता है, प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं होती। प्रिंसिपल अपॉइंटेड होते हैं, कोई भी किसी को लगा दो, चलो टाइम पास के लिए भाई प्रिंसिपल लगा दिया, वरना तो चेयरमैन होते हैं। ये स्कूल 50 बच्चों की फीस, उन्हें 2 लाख रुपए महीने का नुकसान है। वो कैसे मतलब इस बात को बर्दाश्त करेंगे? वो नखरे करेंगे। लेकिन सरकारी कानून है, उन्हें सरकारी कानून के अंतर्गत उनको निभाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करते तो गैर कानूनी है। और मैं तो डिपार्टमेंट से कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी मान्यता वापस ली जाए, उनके रिकॉग्निशन कैंसिल की जाए या उनके एनओसीज कैंसिल किए जाए जो इस तरीके के काम करते हैं। पलवल में हैं कई सारे स्कूल, दसियों स्कूल हैं जो बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं तो बाद में टॉर्चर करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, उनको अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं, उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे जो पार्शलिटी स्कूल कर रहे हैं, मैं अभी एक अटोहा का लड़का है, एक ऋषिपाल चौहान, वो काफ़ी इस चीज़ पर अड़ा हुआ है और वो मेहनत कर रहा है। मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ कि जो इस तरीके के स्कूल हैं उनको डिपार्टमेंट बिल्कुल मार्क करे, भाई ये स्कूल इस तरीके का काम कर रहे हैं और उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप प्राइवेट स्कूल वाले, मैं आपके ऊपर भी कहूँगा, सभी स्कूलों के लिए कह रहा हूँ मैं इस बात को, कि एक शोषण स्टूडेंट्स का और भी होता है। वो ये होता है कि जो स्कूली बसें हैं या वैन हैं, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस तो स्कूल पूरी वसूलते हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं कराते, पासिंग नहीं करवाते। वजह क्या है कि आखिरकार इतना शोषण क्यों? इसमें बुढ़ानी जी कुछ मजबूरी स्कूल की भी होती है कि हमारे कुछ स्कूलों में तो ऐसा है, पलवल में कई प्रकार के स्कूल आज हो चुके हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो 12 महीने का किराया, जहां हम किराया 700 रुपये लेते हैं वहां वो 1500 रुपये लेते हैं, जहां हम किराया 1000 रुपये लेते हैं वहां वो 2000 रुपये लेते हैं। तो कुछ स्कूल तो इतना ज़्यादा किराया लेते हैं कि वो सारी फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने में सक्षम है और वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छानुसार बचत से, लालच से वो नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं गांवों में इधर उधर कि जिनकी फीसेस बहुत कम हैं, जिनके किराए बहुत कम हैं। वो बस की अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कराएं तो सारे स्कूल का पैसा, उनकी मंथली फ़ीस भी, ट्यूशन फ़ीस भी और किराया भी जो लेते हैं 500, 700, 200 रुपये, वो फीस भी उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ही चली जाएगी। सरकार ने स्कूलों की बसों पर इन बड़े स्कूलों को देखते हुए, फरीदाबाद के डीपीएस है या और बहुत सारे स्कूल हैं या दिल्ली के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, जहाँ जितना हमारा पूरे साल का खर्चा नहीं है एक बच्चे के पढ़ाने का, उनका इतना किराए का खर्चा है। उन स्कूलों को नोट करते हुए ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी सरकार बनाती है और वो लागू उन पर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा उनके बच्चों को होता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग अदर स्टेट के रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पूरे हिंदुस्तान का आदमी रहता है, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि वो कोई भी इंसिडेंट करके भाग जाता है। लेकिन हमारे पलवल जैसे शहर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ ड्राइवर, कंडक्टर जो भी होते हैं, हम सभी हमारे मिले जुले हुए लोग होते हैं। हमारी जो बसों पर कैमरा है या बहुत सारी जो बातें हैं जो लागू सरकार ने की हुई है, उसमें पैसे की कमी के कारण विशेष रूप से हमारे गरीब स्कूल हैं, बहुत लोअर क्लास, लोअर फीसेस पर काम करते हैं, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में असमर्थ होते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब यूँ पैसे की वजह से वो कमी रह जाती है, और कोई बात नहीं। स्कूल का जो स्टूडेंट है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? घर से आते समय, स्कूल से वापस घर जाते समय
सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसके लिए भरपाई कैसे होगी? ऐसा कोई भी स्कूल संचालक नहीं है कि जो अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान ना रखता हो। एक एक बच्चे की सुरक्षा करते हैं। बाकी केवल आप ये सोचो कि भाई मान लो 2 कंडक्टर हों, लेडी कंडक्टर हो, उसी से सुरक्षा हो पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बाकी हम सभी ज़िम्मेदार हैं और हम आप समाज को इस बात की मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। जहाँ तक कहीं कोई कमी होती है, 1-2% हज़ारों में, लाखों में कभी कोई छोटा-मोटा हादसा कभी हुआ भी है, तो उसमें कई बार हमें कोई ड्राइवर अच्छा नहीं मिला है, कोई ड्राइवर इंटरव्यू जब हमने लिया बहुत अच्छा था, 1 महीने उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद वो कहीं लेथार्जी हो गई, कहीं वो लीनिएंट हो गया और उस आदमी ने कहीं कोई मिस्टेक कर दी, तो वो उस मिस्टेक का खामियाजा स्कूल को भुगतना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग ड्राइवर्स भी, कंडक्टर्स भी और एक-एक बच्चे को जब तक बस में नहीं बिठा देते हैं और जब तक बच्चा वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता है, जब तक बस अपने स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम लोग घर जाकर आराम भी नहीं करते हैं। हर रोज़ाना की रिपोर्ट, सुबह की भी और शाम की भी, हर स्कूल ड्राइवर से रोज़ाना की रिपोर्ट लेता, बच्चे सकुशल पहुंच गए, बच्चे अपने घर तसल्ली से पहुंच गए, जब जाकर हम लोग आराम करते हैं। स्कूल की हर बस का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये तो तय है ना? नहीं, देखो लीगली इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है और पासिंग सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों से एक बात होती है, भाई पासिंग का मतलब ये है कि आपकी बस फिट फॉर है। ये नहीं भाई टायर नहीं फटा, टायर फटा हुआ है, इंजन जैसा है या कहीं कोई कमी है, पासिंग सर्टिफिकेट ये बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस तो देखो इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस होगा तो बच्चे भी सेफ़ हैं आर्थिक रूप से या दूसरी किसी भी घटना से, और स्कूल भी स्वयं सेफ़ है, ड्राइवर सेफ़ है, सभी को सेफ्टी होती है। क्योंकि हम इस दावे को इतने मजबूती के साथ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम जब सड़क पर दौड़ती बसों को देखते हैं, उनके नंबर्स देखते हैं, अपने मोबाइल से ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं, तो उसमें ना इंश्योरेंस होता, ना पासिंग होती, ना इंश्योरेंस होता है। हाँ, कुछ बसें हैं, कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, 40-40, 50-50 बस हैं। उन बसों में 10 की पासिंग है, 10 का इंश्योरेंस है, 10 का नहीं है। इस तरीके के स्कूल हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, इस कमी को मैं मानता हूँ, लेकिन मजबूरी है कहीं न कहीं। फिर अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो कैसे भरपाई होगी? उसका जब भी कभी ऐसी दुर्घटना हुई, अभी हमारे एक स्कूल था खाम्बी में, उनकी बस थी, उससे एक दुर्घटना इसमें पिंगोड गाँव में हो गई। वहाँ फिर जो कंपनसेशन था वो स्कूल को देना पड़ा, 10 लाख रुपए कंपनसेशन ऑन द स्पॉट दिया, तब राजीनामा हुआ। तो कंपनसेशन स्कूल को देना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस नहीं कराता है, पासिंग नहीं कराता है और कोई किसी कारणवश कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो उसका खामियाजा स्कूल को कई गुना भुगतना पड़ता है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इंश्योरेंस नहीं मन से नहीं कराते हैं, ऐसा ये तो हमें नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब कभी कोई ऐसी बात हो जाती है। अच्छा, अब आपके स्कूल की बात करें तो 2023-24 के लिए स्कूल का फोकस क्या रहेगा बच्चों के लिए? मेरा एक ही फोकस है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा जो मेडिकल लाइन और नॉन मेडिकल लाइन, साइंस का जितना मेरा फोकस है, मैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्वयं के सब्जेक्ट रहे हैं। और मैंने भगवान की दया से कॉलेज में जब मैंने 85 में बीएससी की, तो बहुत अच्छे नंबरों से मैंने बीएससी की है, बहुत अच्छे मेरा करियर रहा है एजुकेशन का। तो मैं मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो साइंस फैकल्टी पर बहुत ज़्यादा होता है, इंग्लिश पर स्पेशल होता है, पॉलिटिकल साइंस पे भी होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। मैंने अब जाकर बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद मैंने सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है। तो मैं अगर मैं प्रेफरेबली बात करूं तो मेरा साइंस ज़्यादा है, और उसके साथ साथ फिर ये जो आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बच्चे यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उन पर भी मेरा स्ट्रेस होता है। बाकी हाँ, मैं साइंस का हूँ तो इसलिए थोड़ा साइंस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और सब्जेक्ट पर कम ध्यान जा पाता है। बाकी इस उसमें अब मैं कोशिश करूँगा
कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों फैकल्टीज़ के अंदर बैलेंस बना रहे और हर बच्चा कोई यूपीएससी के लिए, एससीएस के लिए, पीसीएस के लिए या दूसरे जुडिशियल तैयारी के लिए या क्लैट के लिए, इन सब के लिए तैयारी कराने का मेरा अब की बार प्लानिंग है स्कूल में। तो ये थे हमारे बीच में एस के शर्मा, जो कि शिक्षाविद हैं, जेसीबी स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल भी हैं। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना वायदा दोहराया और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास स्कूल की तरफ से किए जाएंगे, जैसा कि पिछले 33 साल से होता रहा है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें इतना सा सहयोग आपका जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।